और क्या बोलती है पब्लिक? रेडी इकोनॉमिक्स के लिए? यस दोस्तों, अपना टाइम आ गया बेटा। इकोनॉमिक्स का जितना भी आपने साल भर में पढ़ाई किया उसका आज और इसी वक्त हम लोग को कहते हैं ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, आज के दिन जितनी तैयारी होगी वो साल भर की तैयारी मानी जाएगी। और साल के एंड में आज अभी आप जो पढ़ोगे कल के पेपर के लिए, वो एक फाइनल हमारे लिए क्या होगा, कंटेंट होगा, जिसको आप कल अटेम्प्ट करके आने वाले। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके आया हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कुछ डाउट्स आए तो पूछते रहना। सबसे पहले दोस्तों, आपको पेपर पैटर्न पे ध्यान देना है। मैंने वैसे डिस्कशन किया ही है आपके क्लासरूम्स के टाइम पे कि कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सबसे पहले तो आपको सब क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 सब क्वेश्चन में एक में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 5 का 5 मार्क्स, वैसे 4 तो 4 5 20। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव्स का जो कंटेंट है वो आप अच्छे से लिखो। कि जैसे एग्जांपल, अगर सबसे पहले आपको पूछा चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्वेश्चन लिख के नीचे आप चूज द करेक्ट ऑप्शन में सही ऑप्शन लिख रहे हो, उसके अंदर ही आप दिखा रहे हो कि ये सही ऑप्शन है और उसको अंडरलाइन कर रहे हो। जो भी मेथड यूज कर रहे हो वो इफेक्टिव रखना, रीडेबल रखना जो आंसर है उसको। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पेपर चेकर तंग आ जाता है कब, जब उसके सामने एक ऐसा पेपर आता है जो आंसर शीट में जो राइटिंग है वो रीडेबल नहीं है। क्लियर? एक चीज और, ऑब्जेक्टिव में बेटा एसर्शन और रीजनिंग आता है। एसर्शन और रीजनिंग इतना याद रखना कि अगर आया तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। 5 मार्क्स के चक्कर में बेटा पूरा पेपर गड़बड़ मत करना। ठीक है, कहीं ना कहीं वो 5 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, 5 मार्क्स जाएंगे ना। सब रॉन्ग हो गए तो होगा ही नहीं, इजी ही आता है, पर तो भी हम डर जाते ना, इसके लिए सही का गलत आंसर लिख के आ जाते या कॉपी वगैरह कर देते इनकेस कुछ बच्चे, तो उसमें भी सही का गलत आंसर लिख के आ जाते। तो प्लीज ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है क्वेश्चंस को, असर्शन को, रीजन को। कहीं ना कहीं हर एक 5-10 मिनट से लेके आधे घंटे में भी अगर उसको रिव्यू करते रहोगे ना पेपर में कि जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो सकता है असर्शन और रीजनिंग का, तो भी आप पूरे पेपर के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं उसके सही आंसर्स लिख के आ जाओगे। तो जगह छोड़ दी नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पे कि नहीं याद आ रहा है तो उसका क्वेश्चन लिख के जगह छोड़ दी नहीं, ताकि आपको इजीली आप जब आगे आंसर्स लिख रहे हो तब उसको लिखने में, ऑब्जेक्टिव लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन 2 आता है हमारा बेटा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिफाई का 1 मार्क है, ऊपर लिखना है आपको आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट करके, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देना है। अब एक्सप्लेनेशन का गेम क्या है, कितने लाइंस लिखने, 5 से 6 लाइन, ज्यादा से ज्यादा भावुक नहीं होना इसमें। ठीक है, कुछ बच्चा लिखते जाता है क्यों, टाइम पास करने आता ही नहीं है और कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, 5 से 6 लाइन इनफ है। कुछ बच्चे इसमें भी पैराग्राफ बना के 2 पॉइंट बना के लिख रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो पेपर को तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया आइडेंटिफाई एक्सप्लेन। दूसरी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, याद आ रहा है, कितना पूछा रहेगा आपको इसमें आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन में? 5 पूछा रहेगा, और लिखना कितना है? 3। अब 5 पूछा है, 3 लिखना है। ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, सारे अटेम्प्ट करने। क्या कहा मैंने? सारे अटेम्प्ट करने। रीजन, सर ऐसा क्यों सारे अटेम्प्ट करने का? बेटा अगर एक आध रॉन्ग हुआ तो सामने वाले पेपर चेकर के पास जो भी आंसर है उसका साथ में आंसर लिखा हुआ मिलेगा ना उसको, जो अपने एक्स्ट्रा में अटेम्प्ट किए। तो अगर वो राइट है तो वो उसका राइट आंसर का राइट मार्क्स दे के आगे बढ़ेगा ना। तो ये आपको बेनिफिट है, सारे अटेम्प्ट करने आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन आते। उसके बाद किसके ऊपर? डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगेन 5 पूछा रहेगा, 3 लिखना है। हर डिस्टिंग्विश का 2 मार्क है। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट इनफ होते हैं, नो डाउट। पर कुछ डिस्टिंग्विश ऐसे हैं जिसमें 2 ही पॉइंट है, बाकी सब में एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। तो जो बड़े डिस्टिंग्विश है उसमें आपको 3-4 पॉइंट तक लिखना है। ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं कर देना है टाइम का कि लिखते जा रहे हो।
4 पॉइंट्स तक इनफ अगर आपने कंटेंट उधर प्रोवाइड किया है ना, तो सामने वाला पर्सन आपको इजीली सारे या दैट इज फुल मार्क्स दे देगा। कुछ ही डिस्टिंग्विश ऐसे जिसमें 2 ही पॉइंट है, तो ऐसे डिस्टिंग्विश अगर आप चूज कर रहे हो तो आपको 2 पॉइंट के 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे डिस्टिंग्विश जो छोटे हैं ना वो टफ होते हैं लिखने में, और जो डिस्टिंग्विश लेंदी है ना वो बच्चों को ईजी लगता है लिखने में। तो कोशिश ये करना जो ईजी है वो अटेम्प्ट करो, ताकि आप पॉइंट्स का अंदर का कंटेंट लिख पाओ। क्लियर? चलो, हो सके तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना, वैसे जरूरत नहीं है, मैं आगे आऊंगा धीरे धीरे करके क्वेश्चन। अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2B की, आगे बढ़ते क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में आंसर द फॉलोइंग आता है। आंसर द फॉलोइंग में भी 5 पूछा है, 3 लिखना है, एक का 4 मार्क्स है, तो टोटल हो गया 12 मार्क्स। अब गेम इसमें ये है कि बच्चा इधर कंफ्यूज हो जाता है आंसर लिखते टाइम। कुछ बच्चे की बात कर रहा हूँ जो ये क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं या तो फिर डर जाते हैं, जो बोलो, कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्टिव के जैसा ही गेम है कि जो चीज़ आपको याद आ रही है उसी को पहले अटेम्प्ट करना है। चेक कर लो, 5 में से सारे आते हैं ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ नहीं आता ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आपने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा तो। ठीक है, बात यह है कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इजी वाला और जो कम टाइम कंज्यूमिंग है वो वाला चूज करना। अच्छा, सामने बोर्ड एग्जाम वाले भी कम नहीं है, वो लोग भी कहते हैं ना, कम नहीं इन द सेंस कि वो लोग भी चाहते हैं कि आपको टाइम ड्यूरेशन का कंस्ट्रेंट है, प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी यही पूछेंगे, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स, जो भी टॉपिक है। तो आपको बता दिया कि 4 ही लिखना है, तो ज्यादा शाना बनने का नहीं। ठीक है, 4 पूछा, 4 ही लिखने का। पहले मीनिंग, डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर डेफिनेशन नहीं लिखा आपने, मीनिंग लिखा, तो आधा मार्क काट देगा। ठीक है, लास्ट में अगर पैराग्राफ बना के दैट इज हेडिंग दे के अगर लिख सको तो कंक्लूजन लिखना, हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़ना। ठीक है, लाइन छोड़ के आपको दिखाना है उधर कि भाई ये आंसर के इतने इतने पॉइंट्स और उसका ये कंटेंट है। पॉइंट के नीचे से एक्सप्लेनेशन चालू कर देना है। पॉइंट के ऊपर लाइन छोड़ा है ना आपने, तो पॉइंट के बाद भी लाइन छोड़ के नहीं लिखना। ठीक है, इतना हम लोग भावुक नहीं होंगे उधर। ठीक है, पॉइंट के नेक्स्ट लाइन से एक्सप्लेनेशन चालू कर दिया, एक्सप्लेनेशन 5-6 लाइन का हो गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ा, नेक्स्ट पॉइंट, और उसके बाद आंसर आपका 5 से 6 पॉइंट्स में एंड हो जाएगा। क्लियर? अब अगेन यहाँ पे भी आंसर कंप्लीट करना, छोड़ना नहीं बीच में कुछ, अगर छूटा है तो ये प्रॉब्लम है, याद रखना। ठीक है, हो सके तो पेपर एंड होते होते, दैट इज टाइम एंड होते होते, आपको वो आंसर में हो सके इतना कंटेंट दे के आंसर एंड करके पेपर देना। कुछ भी जगह अगर छोड़ा है, खाली रखा है, तो पेपर चेक करने के लिए थोड़ा दिक्कत आता है इसमें। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछते हैं एग्री और डिसएग्री, दैट इज डू यू एग्री और डिसएग्री वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम चीज। सबसे पहले आपको आंसर का नंबरिंग अच्छे से देना है, जैसे क्वेश्चन 3 में बताया था नंबरिंग, और क्वेश्चन 4 में भी सेम चीज। अगर नहीं बताया तो फिर से बता दूं, क्वेश्चन 3 में आप जो भी अटेम्प्ट करो या पूरे पेपर में जो भी अटेम्प्ट करो उसमें नंबरिंग अच्छे से देना। ठीक है, नंबरिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। नंबर गलत और आंसर सही है तो भी पूरा वो रॉन्ग देने के चांसेस है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन 4 एग्री डिसएग्री है। एग्री डिसएग्री में आधा 1 मार्क आपको मिल जाता है, किसका? एग्री या डिसएग्री लिखने का। बच्चा इधर भी, कुछ बच्चे हैं जो इधर भी भावुक हो रहे। ठीक है, क्या लिख रहे पता है? आई टोटली अग्री विथ द अबव स्टेटमेंट। अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है टोटल? ठीक है, टोटली डिसएग्री विथ द अबव स्टेटमेंट। रुकना भाई। ठीक है, क्या है, इतना शाना, इतना स्मार्ट नहीं बनने का, जितना पूछा उतना लिख के खत्म करना। ठीक है, तो आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। और रीजंस के अंदर भी अगर पॉइंट वाला आंसर है, एग्जांपल लेता हूँ, कुछ अपने कहते हैं ना 3 लॉ है ना हमारे सिलेबस में, वो 3 लॉ के एक्सेप्शन को इधर पूछते हैं एग्री डिसएग्री में। तो ऐसे आंसर चूज करो जिसमें पॉइंट्स है, और वो पॉइंट्स पढ़ के, कंटेंट पढ़ के आपको फुल मार्क्स दे सकता है। अगेन यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्री डिसएग्री का मार्क्स मिल गया, पॉइंट सारे लिखे आपने, ऑलमोस्ट कंटेंट लिखा है, तो आपको इजीली यहाँ पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्या था? स्टडी दी फॉलोइंग टेबल, फिगर, डायग्राम और पैसेज। ठीक है, इसमें भी आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 2 अटेम्प्ट करना है। कितना पूछा रहेगा? 3 में से 2 अटेम्प्ट करने का, 1 का 4 मार्क्स, तो 2 का
8 मार्क। क्लियर। अब ये 8 मार्क्स आपको कहते हैं ना कि भाई जैकपॉट क्वेश्चन है ये, अगेन कि टेबल है या तो वो हाफ फिल किया रहेगा, हाफ नहीं रहेगा तो वो हाफ फिल करके उसके नीचे उसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन पूछा रहेगा, तो टेबल फिल कर दो, डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन कर दो, 4 में से 4 खत्म। पैराग्राफ भी अगर इजी है तो आंसर उसी में लिखा रहता है, ठीक है, कि ये यहाँ से सेकेंड लाइन से लेके थर्ड लाइन तक ये आपका फर्स्ट का आंसर है एंड सो ऑन, तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इजी वाला चूज करना, जो भी 3 पूछे उसमें से, और हो सके तो एक्स्ट्रा वाला भी अटेम्प्ट कर देना। क्या जाता है, ठीक है, जाता क्या है सर, टाइम जाता है ना, अरे ठीक है ना, टाइम तब जाता है जब आगे का तेरे को आता है, ठीक है। अभी आगे तो आंसर द फॉलोइंग आ रहा है, या सॉरी आंसर इन डिटेल आ रहा है, ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग में तूने कुछ लिखा ना, आंसर इन डिटेल में कुछ लिखने वाला है, तो ठीक है, सब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। अब बात ये है कि आंसर इन डिटेल में, ठीक है, मजाक तो ठीक है एक तरफ है, कुछ लोगों के लिए सीरियस पार्ट भी है, लिखते ही नहीं आंसर इन डिटेल, पूरा छोड़ के आते, तो ये भी गलत है ना। जो आता है, जितना आता है टॉपिक के रिलेटेड लिख के आना भाई, ठीक है, क्या जाता है तेरा लिखने में। तो आंसर इन डिटेल में भी 3 पूछे हैं, 2 लिखने हैं, एक का 8 मार्क है, छोटा सा आंसर, ठीक है, और 8 के जैसे ऐसे 2 आपको आंसर्स लिखने, मतलब 16 मार्क का ये क्वेश्चन है। अब गेम इधर ये है कि शुरुआत कहाँ से, एंड कहाँ पे, तो शुरुआत इंट्रोडक्शन, एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये अगर पैकेट अच्छा है तो अंदर जो भी आप लिख के कहते हैं ना सामने वाले को बेचोगे वो बिक जाएगा, ठीक है। ध्यान ये रखना कि जितना कंटेंट लिखो उतना इनफ लिखना, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। लाइंस अगर छोड़ रहे हो बीच में तो 2-2 लाइन नहीं छोड़ देनी है, एकदम एक लोकल ट्रेन भी नहीं बना देनी है भीड़ के जैसा, ठीक है, तो भी गड़बड़ होती है पेपर चेक करके लिए, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ लॉ ऑफ डिमांड का, तो लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछा तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखते हैं, स्केड्यूल, तो ये सब में आपको एक एक लाइन बीच में छोड़ना है, बताना है कि ये पॉइंट है और उसका ये कंटेंट है। क्लियर। मेजर आपको यहाँ पे बताया है, ये मैंने चैप्टर वाइज भी जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से इधर ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर। आई होप इतना गया होगा आपके दिमाग में। एक और चीज़ जो इधर ऐड करना चाहूँगा, मुझे बहुत सारे डाउट आए हैं इस साल भी और हर साल आते हैं, सर लॉ है ना, लॉ सर आपको पता है लॉ है ना, उसमें अजम्पशन पूछा तो एक्सेप्शन भी लिखने का। बेटा ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, चीज़ों को याद रखा करो। अगर अजम्पशन आया है तो एक्सेप्शन नहीं लिखना होता। लॉ वर्ड है मतलब अजम्पशन है, इतना समझ लो। कोई भी लॉ वर्ड आया मतलब वो लॉ में अजम्पशन लिखना है। एक्सेप्शन तभी लिखना है जब बोला है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट कुछ लोग ये भी फॉलो नहीं करते, मैंने देखा पूरे साल भर देखा, ठीक है, पूरे साल भर पेपर चेक कर के जैसे जो भी पर्टिकुलर लेवल है वो मैं चेक कर रहा हूँ तो भी देख रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में है ना सीक्वेंस वो फॉलो करे, हम तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है, छोड़ो उन बातों को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, कहीं ना कहीं फिर आपको आएगा कौन सा इंट्रो, तुम्हारी वजह से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, देन उसके बाद अजम्पशन, देन उसके बाद कंक्लूजन, अजम्पशन और उसके बाद कंक्लूजन। अगर इन बिटवीन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेप्शन लिखना है तो अजम्पशन के बाद क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, और वो एक्सेप्शन के बाद क्या आएगा, कंक्लूजन। क्लियर। तो ये चीज, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि एक्सेप्शन को लॉ में नहीं पूछते, पर कहाँ पूछते, मैंने बताया एग्री डिसएग्री में। कहाँ पूछते, एग्री डिसएग्री। अब एग्री डिसएग्री में देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो आपने लिख दिया आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अब डिसएग्री हो क्योंकि एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन के जितने भी पॉइंट्स है वो आप इधर लिख सकते हो इजीली। तो इधर भी लॉ में मार्क्स मिल गया और इधर भी एक्सेप्शन का मार्क्स मिल गया। मतलब आप देख पा रहे हो, अगर ऐसा कुछ हुआ, लॉ ऑफ डिमांड का ही आंसर आया एग्जाम्पल, ठीक है, और एक्सेप्शन पूछा एग्री डिसएग्री में, तो लॉ का 8 मार्क और उसी लॉ के एक्सेप्शन का एग्री डिसएग्री का 4 मार्क, मतलब टोटल 12 मार्क का ये कंटेंट हुआ पागल, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे चैप्टर्स को, ऐसे आंसर्स को इग्नोर नहीं करना है। बहुत बार ये भी होता है डिस्टिंग्विश जैसे आंसर को आंसर इन डिटेल में पूछ लेते। एग्जाम्पल अपना
वेरिएशन इन डिमांड का आंसर है 3A चैप्टर में। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिमांड, खत्म। क्या लिखोगे? तो सबसे पहले डिमांड का मीनिंग, डेफिनेशन, वेरिएशन का मीनिंग, फिर उसमें एक्सपांशन ऑफ डिमांड, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद है ना? डिस्टिंग्विश का आंसर है ये, लेकिन कहाँ पूछा है? आंसर इन डिटेल में। तो स्ट्रेट लिखते जाने का, कुछ पैराग्राफ मतलब कुछ आपको बीच में लाइन ड्रॉ करके डिस्टिंग्विश पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं। लाइन वाइज लिखो, एक्सप्लेनेशन दैट इज मेन मीनिंग लिखो, फिर उसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, एक्सपांशन का, फिर वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग, उसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। क्लियर? तो ऐसे आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं आंसर इन डिटेल में। तो कहीं ना कहीं आपको हर एक एंगल से रेडी रहना, ठीक है? हर एक एंगल से रेडी रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन किधर भी आए तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक ही चीज याद रखना, डिस्टिंग्विश का आंसर डाइजेस्ट में से पढ़ के जाना, ठीक है? क्योंकि डिस्टिंग्विश में गेम ही होता है, आपने भी नोटिस किया होगा। डिस्टिंग्विश में एंड टाइम पे ना कंटेंट याद नहीं आता है। कभी हम ए वाले का कंटेंट लिख दिए तो बी का भूल गए, कभी कभी हमें बी वाले का पॉइंट याद है तो ए का नहीं याद आ रहा है। जैसे स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड एक पॉइंट है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कभी कभी बच्चा स्लाइसिंग मेथड माइक्रो का है वो याद कर लेता है, लेकिन लंपिंग मेथड मैक्रो का है वो याद नहीं कर पाता। वर्ड्स कभी कभार दिमाग से निकल जाते। तो ये चीज़ों से भी आपको वाकिफ होना है। हो सके उतना पेपर शांति से अटेम्प्ट करना है, कोई घाई नहीं करनी है, ठीक है? घाई करोगे खाली फुकट, आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आंसर का कंटेंट लिखने के टाइम, ठीक है? क्वालिटी कंटेंट देने के टाइम। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पेपर आराम से अटेम्प्ट करके, छूट गया छोड़ दो, जाने दो, वैसे होगा नहीं। अगर टाइम लिमिट को ध्यान में रख के पेपर लिखोगे तो 10 मिनट वैसे भी एक्स्ट्रा मिलता है, मैंने देखा है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। इजीली इफेक्टिवली पेपर कंप्लीट करना है, पानी पीते रहना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है? और ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है पेपर ख़त्म होने के बाद कि ये रह गया वो रह गया। जितना लिखा इनफ है, ठीक है? डरना नहीं, अच्छे से पेपर लिखना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल का पेपर आपका अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ महादेव से, शिव जी से, गणेश जी से और सारे देवी देवताओं से, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहो। बाय बाय।